तो आप सभी का स्वागत है इंटरव्यू विद रूपम में। आज जो हम लोगों के साथ हैं वो एक बहुत ही मशहूर शायर, बहुत ही अच्छे लेखक और एक बेहतरीन इंसान, जिनकी गज़लें आप रेखता पर पढ़ सकते हैं। और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि एक तारीख मुकर्रर पे तो हर माह मिले, जैसे दफ्तर में किसी शख्स को तनख्वाह मिले। तो बहुत 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 स्वागत करते हैं उमैर नजमी साहब का। कैसे हैं आप सर? जी, मैं ठीक-ठाक बिल्कुल। जी, बताइए कैसा रहा आपका आज का दिन, और बहुत-बहुत शुक्रिया हमें आपका वक़्त देने के लिए। जी, आपका शुक्रिया आपने मौका दिया कि आपके थ्रू अपने चाहने वालों से और जानने वालों से रूबरू हो सकूँ। दिन अच्छा था काफ़ी। अरे! बहुत बढ़िया सर। सर, आपके चाहने वालों की बात मैंने की है, जैसे आप अपनी प्रोफ़ाइल पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी इतनी वीडियोज़ नहीं डालते हैं जितनी बाकी लोग डाल देते हैं। मतलब जब मैं रिसर्च कर रही थी तो लोगों ने आपकी छोटी-छोटी क्लिप्स, एक-एक शेर निकाल-निकाल के डाला हुआ है। तो जैसे आपका स्टेज पे जो बोलने का तरीका है या जो लहज़ा है, लोगों ने वो पकड़ने की कोशिश की है। पर वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसे शेर हैं जो उस वक़्त में आपको लगता है अरे वाह! बहुत अच्छी बात बोल दी। लेकिन जब आप एग्ज़ैक्टली उस सिचुएशन के अंदर होते हैं तो ऐसे करके लगते हैं अरे ये तो बहुत बड़ी बात थी, ये तो अब जाके समझ में आई है। जी, बस जो भी महसूस करते हैं शायर का काम यही होता है अपने इर्द-गिर्द जो हो रहा हो जो उसको दिख रहा हो उसको महसूस करे और अपने लफ्ज़ों में बयान कर दे, चाहे उसके साथ बीत रही हो या किसी को देख रहा हो कि उस मकाम पर है और वो सारी चीज़ें उनको एब्ज़ॉर्ब करके फिर उनको रिफ्लेक्ट कर दे जो भी आप जिसको कह रहे हैं नाम दे दें थ्रू वर्ड्स। तो यही एक हुनर होता है जो हर शायर को बाकी लोगों से थोड़ा-सा अलग कर देता है। तो बस यही कोशिश करते हैं कि जितने आसान अल्फाज में और जितने एक आसान फहम तरीके से लोगों तक वो जज्बात पहुंचाए जाएं जो लोगों को लगता है कि बहुत देखने हुँ। में बड़े सादा हैं लेकिन इतना सादा होते नहीं हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ये बहुत ख़ास बात है। मैंने आपकी बहुत सारी ग़ज़लों में ये बात देखी है कि वो लगता है कि वो बहुत सादा है, लेकिन जब आप उस एग्ज़ैक्ट सिचुएशन में होते हो, जैसे अगर हम जॉन की बात करें, तो जॉन के शेर आसान लैंग्वेज में होते हैं, लगता है कि समझ में आ गए हैं। लेकिन जब आप उस दौर से गुज़र रहे होते हो ना, तो आपको समझ में आते हैं, तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही थी कभी। तो सर, ये मुझे आपकी जर्नी कैसी रही कि कहाँ से आपने शुरुआत की और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? जर्नी कोई इतनी मुख्तलिफ नहीं थी वैसे ही जैसे ज़्यादातर लोग किसी भी फील्ड में आते हैं तो कोई इंस्पिरेशन होती है कोई पीछे बैकग्राउंड उसका होता है तो ऑब्वियसली मेरे साथ भी ऐसा ही था। घर में एक माहौल था शेर व शायरी पढ़ने का और बाकायदा शेर बैतबाजी के मुकाबले घर में ही हुआ हुँ, करते थे के दरमियान। मेरे दोनों पेरेंट्स को शौक था शेर पढ़ने का और आगे फिर उन्होंने भी काफ़ी सारे अशार उनकी डायरीज में हम कुछ पढ़ते थे कुछ अपनी डायरीज में लिखते थे। तो ऐसे ही शौक पैदा हुआ शेर के बारे में। फिर स्कूल में कुछ चीज़ें की थी मंजूम। उसके बाद एक हुँ। गैप था। फिर कॉलेज में कुछ चीज़ें कहीं जो बिल्कुल कहीं जिनका रिकॉर्ड नहीं है लेकिन जी। याद है कि कहा था उस वक्त। उसके बाद यूनिवर्सिटी में बाकायदा जो आप कह सकते हैं कि आगाज़ हुआ वो अराउंड 2014-15 मैंने इसको बाकायदा लिखना फिर उसके बाद शेयर करना शुरू किया फेसबुक के थ्रू। तो बस वहाँ से अब तक सिलसिला चल रहा है। आपको याद है आपकी कोई पहली गज़ल या आपका पहला कोई शेर जो आपको याद हो जहाँ से आपने शुरुआत की है? अ, पहली गजल अगर जिसको आप कहें कि बाकायदा जो आगाज किया था वो तो फिर जंगल है वाले जो गजल है मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है। बाकायदा जो गजलियात हैं अभी जो मैंने लिखना और फिर शेयर करना शुरू किया तो वो मेरी पहली गजल मुझे जो याद है। उससे पहले भी कुछ चीजें थी लेकिन वो बिल्कुल मेरे हाफजे में नहीं क्योंकि ना लिखी ना कि उनको रिकॉर्ड किया वो बस लिखी बस कहीं दोस्तों को सुनाई और भूल गए। ये जो आपकी जंगल वाली गज़ल है ना, ये तो एक तरीके से वो बन चुका है, कहावत जिसे कहते हैं ना कि अब एक दूसरे को टॉन्ट मारने के लिए भी बोल देते हैं, मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है। जी ऐसा ही
तो आपके पास, आपको भी ऐसे बार-बार लोग बोलते होंगे कि कोई भी चीज़ जैसे फेमस हो जाती है या लोगों को पसंद आने लग जाती है, तो आप कहीं पे भी जाते हो, अरे सर वो वाला प्लीज़ सुना दो, वो वाला प्लीज़ सुना दो। तो उससे आप कैसे डील करते हैं? जी ऐसा शुरू में तो काफी ज्यादा था कि क्योंकि एक पूरी की पूरी गजल एक खास फिजा की गजल कोई भी गजल जो होती है अपनी रदीफ अगर उसकी थोड़ी सी एक जैसी आ रही है तो उसमें अमूमन अशार भी एक ही फिजा के होते हैं, तो पूरी एक ही फिजा की गजल बन जाती है कि सारी जंगल हुँ, का माहौल और सारा कुछ एक वहशत और तन्हाई के जो मनाजिर हैं उसमें। तो मुझे शुरू शुरू में याद है कि दोस्त मुझे बाकायदा जंगली कहा करते थे इस गजल के बाद, मुझे बुलाया ऐसे करते थे, हाँ भाई जंगली करते। तो मजा भी आता था और अच्छा लगता था कि चले हमारे जो अल्फाज हैं वो किसी न किसी काम आए हैं, हमारा कोई तारुफ तो बन रहा है। तो और उसके बाद जैसे आपने कहा कि मैं ऑलमोस्ट 6-7 माह या साल तक कहीं भी गया हूँ मुशायरा वगैरह में या कहीं नशिस्त पे कहीं दोस्तों से मुलाकात हुई तो लाजमी इस गजल को सुनने की फरमाइश हुई है। तो ये मेरी आप कह लें कि पहला तारुफ था और पहला ही तारुफ ऊपर वाले की तरफ से बहुत। काफी अच्छा। और उसके पीछे आपका प्रोसेस क्या रहा है, मतलब राइटिंग प्रोसेस, या जैसे होता है कि हर किसी का होता है कि कैसे सीखा, क्लासिक्स को पढ़ा या किस तरीके से आपने शुरुआत की? ये तो आपने बताया कि बचपन में ही घर में ऐसा माहौल था कि वहीं से बहुत अच्छे, जिसे तालीम कहते हैं, वो आपको मिलती रही। तो उसके बाद आपका कैसे आगे बढ़ा? अ, बस जैसे बता रहा हूँ कि डायरीज पे शेर जो लिखे थे उनसे आगाज हुआ। उसके बाद आई थिंक 9th या 10th में जब एग्जाम्स हो गए तो हुँ, आने वाले और मुसफ़ी के कुछ मुसफ़ी के कुछ इंतखाब था। ये दो किताबें मैंने जाके अपने अब्बा के साथ जाके ली। वो हमारा होता था कि हर एग्जाम के बाद हमें ले आते थे कि अब चले छुट्टियां हैं तो आगे जो हुँ, ताकि टाइम स्पेंड कर लो। तो मेरे भाई और जो बहन थे वो अपनी खिलौने और इस तरह की चीजें दूसरी चीजें लेते थे, मैं मेरा शौक था थोड़ा सा किताबों की तरफ। किताबें। तो मैंने फिर ये दोनों बुक्स ली थी और फिर मैंने पढ़ा। कुछ नॉवेल्स भी थे लेकिन शायरी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया मैंने उन दिनों में। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता गालिब को पढ़ने के बाद आप फिर जाहिर बात है एक फिर शायराना तो फिजा हाँ। के असीर हो जाते हैं। उसके बाद निकलना तकरीबन नामुमकिन होता है जबकि आपका फिर रुझान भी हो। तो उसके बाद फिर बस आप नाम लें फिर मैंने दाग, मोमिन, ज़ौक, हुँ, मुसफ़ी, शेफ्ता, हातिम, आबरू, जो जो मिला जहाँ जहाँ मिला जहाँ जैसे जैसे मुझे यसर हुआ, हार्ड कॉपी में सॉफ्ट कॉपी में किसी दोस्त के पास है दे दो यार, हुँ, और हुँ, हुँ। इंटरनेट से निकाल निकाल के काफी कुछ पढ़ा। फिर असातिज़ा के बाद मुझे सबसे ज्यादा जिस शायर ने इंस्पायर किया वो मैंने 2013 या 14 में इरफान सिद्दीकी के कुछ अशार पढ़े। हुँ, हुँ, हुँ। तो उन्होंने मुझे काफी इंस्पायर किया। फिर मनचंदा बानी, फिर पाकिस्तान अगर इस तरह के शायर देखें तो राम रियाज थे, उसके बाद तनवीर सपरा, मुस्तफ़ा जैदी, शकीब, जमाल हसानी, रईस फरोग, इनको पढ़ता रहा। तो अंजुम ख्याली, महबूब खिजां, वही बात के नाम वक्त कम पढ़ने थे, नाम नाम आप बहुत लोग, ज्यादा हैं। हाँ। तो फिर पढ़ते पढ़ते अपनी नस्ल के इतने अच्छे शायर मतलब हमसे हुँ, ऑब्वियसली फैज फराज और मुनीर न्याज़ी ये तो ग्रेट्स हैं ही हैं। फिर उनके हुँ, बाद कासमी साहब हैं, अमजद साहब हैं, फिर जो बिल्कुल रिसेंट हमारे जो सीनियर्स हैं ताबिक साहब हैं, शाहीन अब्बास हैं। फिर हमारी जो जनरेशन है उसमें इद्रीस बाबर, जुल्फ़िकार, आदिल और ये सारे जो शेर कह रहे थे, हाफी अली भाई और जवाद शेख और अमार इकबाल, और अब वही बात के नाम लिए जाऊंगा तो ठीक फारिस हैं। तो बस फिर पढ़ते पढ़ते उसका कोई जिसे कहते हैं वक्फा उसमें कोई नहीं आया, बस चलता रहा चलता रहा। अभी तक भी ऐसा ही है कि कोशिश होती है कि जब कोई टाइम थोड़ा सा मिले तो उसको शेर के साथ गुजारा जाए, या तो कहते हुए या पढ़ते हुए। आपकी कोई ऐसी गज़ल है जो आपकी फ़ेवरेट हो? मतलब लोगों की तो बहुत सारी है, लेकिन जो आपकी फ़ेवरेट हो। ऐसा होता है ना कि बहुत बार हम लिख देते हैं, हमें उस वक़्त के लिए अच्छा लगता है, फिर कुछ वक़्त बाद हम उसके पास वापस जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, लिख दी, वो फ़ेज़ अब खत्म हो गया। लेकिन कुछ एक ऐसा होता है जो आपको लगता है कि हाँ, ये लिख के बड़ी सैटिस्फैक्शन हुई, कुछ ऐसा जो आपके पास हो?
अच्छा, इस पे मैंने एक दफा पहले भी, बल्कि काफी दफा ये सवाल होता है, तो बाजू का तो मैं फिर बस लेकिन जवाब मैंने एक दफा दिया था, तो वो यही था कि जैसे आप किसी बाप से पूछें कि आपको कौन सा बच्चा ज्यादा प्यारा है, तो वो बहुत मुश्किल होगी जवाब देने में। लेकिन हर बाप को अपना वो बच्चा प्यारा लगता है जो उसकी शनाख्त का जरिया बने, जो उसको कुछ कमा कर दे, जो घर को चलाए, तो वो बच्चा बाकी बच्चों की निस्बत ज्यादा लाडला हो जाता है। तो अब मेरी जो गजल है जिसमें ये शेर है पिंजरे वाला, क्योंकि ये मेरी शनाख्त का जरिया बनी, इसके बाद लोग भी जाना शुरू हुए, तो मेरे काफी करीब है। और भी हैं, लेकिन क्योंकि इस शेर और फिर इस गजल के जरिए, क्योंकि मेरी आप कह सकते हैं कि शनाख्त बनी, लोगों तक पहुंचा, काफी लोगों तक पहुंचा, जहां जहां उर्दू बोली जाती है, इवन के पांचों सब कॉन्टिनेंट जहाँ पे लोग रहते हैं, रहते वहाँ हैं, वहाँ हाँ। जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, पढ़ी जाती है, फेसबुक के थ्रू मुझे मैसेजेस आए, फिर मुझे बाकायदा एक्नॉलेज किया गया, लोगों ने तारीफें की। तो बस ये गजल फिर आप इस हिसाब से लगा लें, तो मुझे मेरे दिल के करीब है। आपके आपकी तो गज़लों का ही आपने बहुत सही बोला कि जैसे हम लोग भी यहाँ पर बैठते हैं इंडिया के अंदर, जितने भी पोएट्स हैं या जो भी लिख रहे हैं इस वक़्त, वो बैठेंगे या सब होता है ना कि अच्छा काम पढ़ते हैं और सबको बहुत एक होता है कि सूफ़ीज़्म में आप झूम रहे होते हो कि ये पढ़ लिया, अरे वाह! ये क्या लिख दिया। तो आपके तो बहुत काम यहाँ पे उठाया जाता है, स्पेशली वो लोग जो इश्क को 2 नज़रिए से देखते हैं कि इश्क मिजाजी और इश्क फ़कीरी। जो दोनों को कंबाइन करता है वो आपके उसमें काम काफी हद तक मुझे नजर आता है। तो आप दोनों में जी, से किस में बिलीव करते हैं? बिलीव तो दोनों में ही करना पड़ता है, क्योंकि इश्क हकीकी तक पहुंचने का जरिया तो बहरहाल इश्क मुजाजी ही होता है। आपको कोई पैकर, कोई तकसीम, कोई जिस्म, कोई चीज अपने इर्द गिर्द में, जरूरी नहीं है कोई इंसान ही हो, कोई भी एवरीथिंग विच कैन बी टेंजिबल थिंग विच इज ब्यूटीफुल, हम्म, वो आपको ले जाती है अल्टीमेट ब्यूटी की तरफ। और अल्टीमेट ब्यूटी तो फिर सारी बातें हुस्न हकीकी जिसको आप कहते हैं, या इश्क हकीकी, उसी के साथ मुमकिन है। तो रास्ता है दोनों पे। अगर आपको आपने किसी एक तक पहुंचना है, तो आपको दूसरे का सहारा तो लेना पड़ता है। हम्म। तो आपने मतलब एक जरिए से दूसरे तक पहुंचने का इसको अपनी राइटिंग को एक तरीका बना लिया है कि एक रास्ता है जो यहाँ से वहां तक पहुंचा देता है आपको, आप जिसको भी मैंने इमेजिन करें। मैंने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, ये रास्ता है ही ये, मैंने सिर्फ उस पर चला हूँ। बिल्कुल सर। सर कुछ सुना दीजिए अपना, कुछ भी पसंदीदा जो आप सुनाना चाहें। पसंदीदा, चले मैं कुछ ऐसे गजल सुनाता हूँ जो शायद पहले कहीं ना पढ़ी हो, तो अपने ताज़ा कलाम में से कुछ सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये शायद। सुखन से भरते थे सफ़ात, काट देते थे। सुखन से सुखन भरते से थे सफ़ात। भरते थे सफ़ात, काट देते थे। हम इस अमल में हर एक रात काट देते थे। अरे अरे अरे, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। सुखन से भरते थे सफ़ात, काट देते थे। हम इस अमल में हर एक रात काट देते थे। दुखी न हो, फकत उजरत कटी है ए मैमार। दुखी न हो, फकत उजरत कटी है ए मैमार। सुना है पहले यहाँ हाथ काट देते थे। ये तो बहुत बहुत अलग अलग, ये अलग अलग डायमेंशंस में गया है। तो बहुत शुक्रिया, और ये दाद का तरीका भी मैं पहली दफा देख रहा हूँ। ये अच्छा है, ये चुटकियों वाला ये ऐसा ये मुझे मैंने बताने इसलिए बताने का। निकाला है, इसलिए निकाला है क्योंकि जैसे आप तालियां बजाते हैं कुछ होता है, तो अब वर्चुअली बैठे हैं तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। अब ये करना इजी है कि डिस्टरबेंस भी नहीं होगी और आप बता भी पा रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा चलें, ये मेरे लिए आज एक नया दाद का तरीका आया, चले ठीक है। तो सुना है पहले यहाँ हाथ काट देते थे, और हम्म, इसीलिए मुझे आदत है तेज बोलने की। इसीलिए मुझे आदत है तेज बोलने की, कि बचपने में बड़े बात काट देते थे। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। इसीलिए बचपन। इसीलिए मुझे आदत है तेज बोलने की, कि बचपने में बड़े बात काट देते थे। फरिश्ते मेरी मुनाजात लिखते थे लेकिन फरिश्ते मेरी मुनाजात लिखते थे लेकिन
खुदा से मेरी शिकायत काट देते थे। ओ, शुक्रिया। बहुत फरिश्ते बहुत मेरी खूबसूरत। मुनाजात बहुत शुक्रिया। फरिश्ते मेरी मुनाजात लिखते थे, लेकिन खुदा से मेरी शिकायत काट देते थे। और गलत सवाल बहुत पूछता था सो उस्ताद, गलत सवाल बहुत पूछता बहुत था सो पूछता था उस्ताद, सो उस्ताद। मेरे दुरुस्त जवाबात काट देते थे। अरे 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 अरे, बहुत बहुत खूबसूरत। मतलब ये पर्सनल लेवल पे भी जा रहा है, नेशनल लेवल पे भी जा रहा है और इंटरनेशनल, ये यूनिवर्सल है। शुक्रिया। अ, गलत सवाल बहुत पूछता था सो उस्ताद, मेरे दुरुस्त जवाबात काट देते थे। और वो वक्त शब में मुझे काटने को आता था, हम्म। वो वक्त शब में मुझे काटने को आता था, जो दिन में आप मेरे साथ काट देते थे। अरे अरे अरे, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। वो वक्त शब में मुझे काटने को आता था, जो दिन में आप मेरे साथ काट देते थे। मैं आस पास के पेड़ों से खूब उलझता था, मैं आस पास के पेड़ों से खूब उलझता था, सो बागबान मेरे पात काट देते थे। बहुत 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 खूबसूरत। आप बहुत अच्छा लिखते हो सर, आप सच में बहुत अच्छा लिखते हो। आपका तो काम, अब मतलब ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए बोलने के लिए, क्योंकि मैं और भी लोगों को इंटरव्यू कर कर चुकी हूँ या कर रही हूँ कि एक एक होता है इंस्टीट्यूशन, किसी का आपको कोई काम अच्छा लगता है, किसी का आपको कोई काम अच्छा लगता है, लेकिन जब आपको बहुत सारी चीजें एक जगह पे मिल जाए तो कंटेम्प्रेरीज में अगर मैं बोलूँ तो ये मैं सिर्फ अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि आपका काम एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जो थैंक यू, वर्ड थैंक प्ले है कि आपने एक यही वर्ड क्यों चूज किया, मतलब इतने सवाल सोचने में आ जाते हैं ना इंसान के कि वो सीख सकता है बहुत कुछ इससे। यू। बस ये मेहनत मेहनत है, रियाजत है। यकीन मानिए, शेर कहना जो है ना, इस काम को किसी ने कहा है कि इसको काम को थोड़ा आसान होना चाहिए था। खून खून पी जाती है शायरी बाज़ों का, तो आपके अगर कोई मिसरा कोई ख्याल अटक जाए और वो शेर ना हो रहा हो, आपसे बयान ना हो रहा हो, तो यकीन मानिए वो हम्म। जैसे आप क्रिएटिव एंग्विश कहते हैं ना, आप एक तकलीफ में हाँ होते हाँ हैं हाँ। कि मैं क्यों ऐसा। बस फिर उसी रियाजत का समर भी मिलता है कि फिर आपको कुछ जाने वाले सुनने वाले मिल जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस मतलब दिखने में आसान लगता है, लेकिन कितना डिफिकल्ट है कि आप ऐसी ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हो, क्योंकि कोई भी शेर आपको कहीं पे भी मिल जाता है, या किसी ऐसी सिचुएशन में पर्सनल, या आप किसी और की सिचुएशन देख रहे हो, तो हर चीज को वो कहते हैं ना कि समझदार इंसान ज्यादा परेशान रहता है, क्योंकि उसे हर चीज समझ में आ रही होती है। मुझे तो लगता है कि ब्लेसिंग और कर्स दोनों ही है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसको आप जो बना लें अपने लिए, कई लोगों ने कर्ज बनाया हुआ है, कई लोगों के लिए कई ब्लेसिंग लोगों भी ने है। दर्द पाला हुआ है। और कई लोगों को मैं मतलब स्पेशली ये पॉइंट लेकर आऊंगी कि जो लोग अभी लिखना शुरू कर रहे हैं या लिखते हैं या कुछ भी, उन लोगों को लगता है कि जैसे हमने बटालवी को पढ़ लिया या हमने जॉन को पढ़ लिया या डिप्रेशन थोड़ा बहुत समझ लिया कि दर्द से बहुत कुछ निकल के आएगा। तो मैं, मेरा ये सवाल आपसे कि कितना सही और कितना गलत है। अ, आपको सबसे पहले अपना जो क्या से कहना चाहिए, आपके अंदर ना एक जैसे स्पंज होता है। आपके अपने हम्म। अंदर एक दर्द का स्पंज जो है ना, वो बड़ा मजबूत से रखना पड़ता है कि आप उसमें पहले दर्द को जज्ब करें, उसको अ, महसूस करके उसको उस हद तक ले जाएं, सैचुरेट कर दें कि वो बस उससे ज्यादा दर्द बर्दाश्त करना नामुमकिन हो। फिर उसके बाद जो हाँ आप निचोड़ेंगे, तो वो फिर ऐसी चीज निकलेगी जो जिसे आप कहते हैं कि सोने पे सुहागा हो जाती है। तो वो फिर कुछ निखर के चीज सामने आती है। कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल जैसे ही उनको कुछ चीज फील होती है, या कोई किसी सामने से गुजरते हैं, उनको कोई दर्द होता है, तो फौरन उसका रिएक्शन देते हैं, उस पे कोई बात कर दी, उस पे कुछ कुछ कह दिया। हाँ। उसको थोड़ा सा मौका देना चाहिए अपने अंदर रख के कि ये
चीज जो है ये जब निकले तो फिर ऐसी सूरत में निकले कि उससे बेहतर निकलना नामुमकिन हो। दर्द जब हद से बढ़ जाता है तो दवा बन जाता है। ऐसा ही है, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। और हाँ, अरे मतलब ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना, और बहुत से लोग जैसे इंस्टाग्राम पे लिख भी देते हैं कि अब हमें दर्द पालना है, या वो साहिर और अमृता के बारे में पढ़ लेंगे तो उनको वैसा ही, मतलब एक रेप्लिकेट करने का जो जुनून लोगों में आ जाता है ना, कि नहीं हम ज़बरदस्ती यही करेंगे, दर्द रखेंगे, दर्द पालेंगे और वहीं से चीज़ें निकलेंगी। तो मुझे लगता है कि नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए, जैसा आपने बोला कि आपके साथ क्या बीत रहा है, आप किसी के साथ जो देख रहे हैं उसको थोड़ा वक्त दो पकने के लिए। जी जी, वैसे भी काफी ज्यादा मिस यूज होना शुरू हो गया है रायगानी का एहसास जो है, और दर्द या जिसको आप हाँ। डिप्रेशन कह रहे हैं, वो उसको काफी मिस यूज करना शुरू कर दिया फॉर द सेक ऑफ अटेंशन सीकिंग। मतलब यकीन हुँ, मानिए, दर्दनाक जिन लोगों को दर्द होता है ना, वो कभी भी उसका इजहार करते हुए नहीं मिलेंगे आपको, उनके चेहरों पे दर्द नजर नहीं आएगा आपको, वो दिखता हंसते हुए है। मिलेंगे आपको। अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, आपके हमारे बड़े प्यारे सिद्धार्थ, क्या नाम था उनका, सिद्धार्थ, हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला, उनकी भी डेथ हुई है। लेकिन मैं बात कर रहा था वो क्या नाम है जिन्होंने सुशांत सिंह लास्ट, राजपूत। सुशांत सुशांत सिंह। सिंह राजपूत। अब सुसाइड कहा जा रहा है कि डिप्रेशन में थे ये वो, लेकिन आप उस बंदे की पर्सनैलिटी अगर देखते तो ही वॉज वेरी आउट गोइंग, वेरी एक्सट्रोवर्ट, बड़ा हंसने वही, हंसाने वही, वाला हाँ। आदमी था। उसने अगर ऐसा कुछ उसमें दिल में दर्द था भी, था तो वो फनकार आदमी, तख्लीककार जो भी आप कह लें कि हुँ, आर्टिस्ट हुँ। था। लेकिन उसने देखें आप कैसे कि अपने चेहरे पर कभी वो आने नहीं दिया कि मैं आने ही नहीं दिया। तो ऐसे लोग एक्टिंग में देखें उसने फिर निकाला उसकी हर चीज उसकी अदाकारी में जो उसका हुनर था उसके पास, उसने हुँ, उसमें हुँ। जाहिर किया। ये नहीं कि फॉर द सेक ऑफ अटेंशन सीकिंग वो फेसबुक पोस्ट डाल रहा है कि मैं डिप्रेशन में लिख हूँ, रहा है कि हाँ, हाँ। तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट आ रही है, ऐसा कुछ नहीं था। तो जिन लोगों को वाकई दर्द होता है ना, वो बहुत कम भी होते हैं और बहुत कम उसका इजहार भी करते हैं, और वो आपको पब्लिकली इजहार करते हुए नहीं मिलेंगे। कुछ मखसूस हुँ, हल्का होता है अपने चंद दोस्त जो आपके प्यारे होते हैं, जिन पे आपको यकीन होता है, काबिल एतमाद दोस्त जिनको कहा जाता है, वो उनको तो बताएंगे, लेकिन ऐसे नहीं हुँ, कि हुँ। दुनिया में ढिंढोरा पीटेंगे कि हम इस वक्त डिप्रेशन की वजह। तो ये फर्क है। बिल्कुल, और आपने बहुत सही बात बोली, और यहीं पे तो आता है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो ये बोलते हैं कि आप, दिक्कत यही है कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जो लोग बोल रहे हैं उन तक सारी मदद पहुँच रही है, लेकिन जिन लोगों के पास वो ज़बान ही नहीं है कि वो बताएँ भी, उसका इज़हार भी कैसे करें, उन तक कोई नहीं पहुँच पा रहा। इसी वजह से। ऐसे ही। तो सर, जाने से पहले आप जितने भी नए लोग हैं जो लिख रहे हैं या लिखना चाहते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल आपसे बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है, एक बार मैं भी पूछ लेती हूँ। जी मैं बहुत दफा पूछा गया, और मैं जो बहुत दफा कहा है वही कहूंगा, क्योंकि मेरे मेरे ख्याल से इसका बेहतर जवाब वही है कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मुझे बाकियों हुँ, का नहीं पता वो किस सफर से इस सफर में कैसे गुजरे हैं और कहाँ से आए। मैंने ये देखा है कि आप अगर आपने बहुत अच्छा लिखना है तो आप बहुत अच्छा पढ़ें, अगर आपने बहुत ज्यादा लिखना है तो आप बहुत ज्यादा पढ़ें। वो एक क्लीशे है, मतलब एक जबान एक बात काफी लोग करते हैं जो मैंने भी पढ़ी है कि अगर आपने अच्छा बोलना है तो अच्छा सुने, अगर आपने अच्छा लिखना है तो अच्छा पढ़ें। तो जितना भी नया लिखने वाले हैं उनको मेरी यही है कि आप बहुत पढ़ें, असातिज़ा को पढ़ें, रिवायत से शुरू हों और अपने हम असरों तक आते आते जितना आप हो सके इसको कवर करें। आपको अंदाजा होगा कि किसी लफ्ज़ की जो है उसको कैसे पढ़ता गया है, कौन सा ख्याल पढ़ता जा चुका है, किस ख्याल को किस किस जाविये से पढ़ता जा चुका है। आप कम अज कम फिर उस भीड़ का हिस्सा बनने से बच जाएंगे कि जिसमें एक ही हुँ, हुँ। तरह के और एक ही जिसे कहते जैसे हैं चाँद अंदाज के में है। ऊपर बहुत कुछ ऑलरेडी लिखा जा चुका है, अब कोई और जी जी, चाँद के ऊपर क्या नया ख़्याल ला सकता है? बिल्कुल। तो आपने अगर पढ़ा होगा पहले कि क्या क्या बात हो चुकी है, तो आपको पता होगा कि मैंने अगर हट के कोई बात करनी है तो क्या बात रह गई है करने वाली। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप जाहिर बात है कुछ भी कहेंगे तो 99% चांसेस हैं कि आप वही कह देंगे जो पहले कहा जा चुका है। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद हसास होना भी जरूरी है, लेकिन इर्द गिर्द का मुशाहिदा अगली चीज। मुताला के बाद होती है मुशाहिदा, हुँ, जिसको आप ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अपने ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग रखें, हुँ, आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है उसको अपने ऊपर
हावी ना होने दें, लेकिन उसका असर लें और उसको कुछ देर अपने हुँ, अंदर रख के, कुछ देर अपने पास रख के फिर उसका इजहार करें, तो वो कुछ चीज़ उसमें से बेहतर निकल आएगी। और आखिरी चीज़ फिर मुजाहिदा है, जिसको आप मश्क कहते हैं, जिसको आप रियाजत कहते हैं, जिसको आप एक्सरसाइज कहते हैं, प्रैक्टिस कहते हैं, कि किसी उस्ताद की ज़मीन में खुद कोशिश करें। अगर हुँ, आपकी ज़मीन नहीं बनती तो कोई ना कोई ज़मीन लेके अशार कहें। ज़बरदस्ती शायरी करने से गुरेज करें। जब आपके ऊपर अ, एक फिजा हो, माहौल हो, आपको लग रहा हो कि आप शेर कहना फिजिबल है आपके लिए, तो आप अपनी उस पे ध्यान दें। यही मेरा है। बिल्कुल, ये लास्ट वाला पॉइंट आपने बहुत सही बोला कि ज़बरदस्ती जस्ट बिकॉज़ सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है वाली चीज़ नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आर्ट आपको जितना देती है उतना ही आपसे लेती भी है, एक बैलेंस है। तो जी वो जी। सोच के चलें कि सॉरी, आप जी मैं सॉरी बात काट रहा हूँ। एक बात रह गई जो बहुत इम्पोर्टेंट बात हाँ है, जी। और ये कि नया लिखने वालों से मेरी एक गुजारिश भी है, दरख्वास्त भी है, मेरे अगर नसीहत समझना इसको जो भी समझना है, अपना सीनियर होने के नाते, कि हसद जो है, जेलसी, उससे गुरेज करें, उससे बचें। ये आपके आर्ट को ऐसे ही खा जाती है जैसे दीमक जो होती है लकड़ी को खाती है। हसद ना हुँ, करें किसी को, किसी भी वजह से। अगर हुँ, ऊपर वाले ने कोई मकाम दे दिया है, वो लोगों में मकबूल हो गया है, उसको तस्लीम कर लें, उसको मान लें, उसको इज्जत दें, उसको तकरीम दें। यकीन मानिए वही तकरीम, वही इज्जत आपको उससे दुगनी मिलेगी एक वक्त आने पर, जब आपका वक्त आएगा। हर वक्त आपका नहीं होता, तो किसी भी चीज, किसी भी शख्स से हसद करने के बजाय अपने वक्त का इंतजार करें, आएगा। गजल और शायरी ऐसी सखी सिल्क है कि अगर आप इसके साथ लगे रहें, ध्यान देते रहें, तो कोई ना कोई कम से कम एक शेर आपको ऐसा दे देती है कि जो आपको जिंदा रखता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बात तो मैं भी यहाँ से सीख रही हूँ कि अपनी जर्नी को किसी और से कभी कंपेयर मत करो। हर किसी की अपनी अलग जर्नी है और अपना अपना एक अलग प्रोसेस है। और शायद इसी प्रोसेस में कुछ एक चीज़ तो आपको ऐसी मिल जाएगी जो आपको वहाँ तक पहुँचा देगी जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो। पर ज़बरदस्ती करने से या किसी की तरह लिखने से तो आप उसकी एक कॉपी बन के रह जाओगे। ओरिजिनैलिटी तो खत्म ही हो जाएगी। ऐसे ही। जाने से पहले सर एक शेर। एक शेर निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। बहुत, बहुत, बहुत ये शेर आज रात को मेरे साथ रहेगा। ये सोचने के लिए बहुत कि पंछी कौन है और पिंजरा कौन है, ये जद्दोजहद रहेगी। आप बहुत वो वही जो मैंने पहले बोला वो यूनिवर्सल लेवल पे चला जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। और अम, आपसे मैं चाहती हूँ कि कभी आप यहाँ आए, इंडिया आए, तो दिल्ली आए तो कभी हम आपसे रूबरू हों, बिल्कुल बैठकर आपसे शेर सुनेंगे। बाकी अपना ख्याल रखें सर। जी बहुत शुक्रिया। बहुत दोस्त हैं जो कहते हैं कि मतलब बहुत दोस्त हैं जो कहते हैं कि कभी आएं। इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे तो आना जाना शुरू होगा, तो इंशाल्लाह जरूर आएंगे और मुलाकात होगी, दोनों तरफ से लोग आए जाएंगे तो। और आपका बहुत शुक्रिया शुभम, बहुत अच्छा लगा बात करके, और अपना बहुत सेशन रहा बहुत तो। शुक्रिया सर।